गए सारे, अब स्टार्ट करें। यस मैम। ओके, आज क्या करना है हमें? आज करना है इरविंग गॉफमैन। इसका है आपके सिलेबस में ड्रामेटोलॉजी। ठीक है, इनका एक ही ये कॉन्सेप्ट है, इसी के बारे में इन्होंने बात की है और इसीलिए ये राइटर मुझे सबसे अच्छे लगते हैं, क्योंकि इन्होंने एक ही पॉइंट के बारे में बात की है और जहाँ भी पूछा जाएगा इसी के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, बाकी तो सारे राइटर्स हर चीज़ से रिलेटेड है, कोई किसी में घुसा हुआ है, कोई किसी में, किसी ने कोई बात कहीं कह दी, कोई कहीं कह दी, तो काफ़ी उलझन होती है। लेकिन ये जो गॉफमैन का कॉन्सेप्ट है ड्रामेटोलॉजी, ये इन्होंने ही कहा है और इन्होंने एक ही ये कॉन्सेप्ट दिया है, तो इनके बारे में आज बात करेंगे। मेरी आवाज़ प्रॉपर है सबको? यस मैम। ओके, ठीक है भाई, आज स्टार्ट करते हैं। कल जैसे मैंने छोटा सा नोट्स बनाया था एथनोमैथोलॉजी का, तो उससे किया था, मुझे लग रहा है वीडियो तो देखी नहीं तुम लोगों ने। खैर वो बात की बात है, जब तुम्हें ज़रूरत होगी तब देख लेना उसको। अब इरविंग गॉफमैन, तो ये ड्रामेटोलॉजी जो है इसकी हिंदी अभिनय कला है। अभिनय कला और अंत्यक्रिया व्यवस्था के किस प्रकार से व्यक्ति होते हुए या फिर अपना जीवन जीते हुए किस प्रकार से वो अभिनय करता है। अब जो बुक है इनकी, ये उच्चतर समाजशास्त्र सिद्धांत, इसका पेज नंबर है 299। वस्तुतः प्रतीकात्मक अंत्यक्रियावाद। प्रतीकात्मक अंत्यक्रियावाद के बारे में भी हम पढ़ेंगे, वो दोनों टॉपिक अभी रह रहे हैं तो उनको भी देखेंगे थर्ड यूनिट के। तो अब चलते हैं। वस्तुतः प्रतीकात्मक अंत्यक्रियावादी सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया गुरु शिष्य परंपरा के विकास से जुड़ी हुई है, कि गुरु परंपरा जो है वो इससे रिलेट करती है। 1863 से 1931 की काल अवधि में जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने प्रतीकात्मक अंत्यक्रियावादी सिद्धांत के निर्माण में एक मशाल प्रज्वलित की, मतलब उन्होंने स्टार्टिंग इसकी कर दी। जितना भी वे भर सके थे उतना तेल उन्होंने इस मशाल में भरा। देखो वर्ड्स को, देखो कि वर्ड्स को किस तरह से पिरोया गया है एक दूसरे में, कि जितना भी वो उस मशाल में तेल भर सकते थे उतना उन्होंने भरा। फिर आता है आगे बढ़े और अपने शिष्य हर्बर्ट ब्लूमर, पहले इन्होंने नाम बताया मीड का, फिर इनके शिष्य रहे ब्लूमर के हाथों में थामा। ब्लूमर और हर्बर्ट मीड दोनों ने उसको दिया है सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन को, प्रतीकात्मक अंत्यक्रियावाद को, तो दोनों का नाम यहाँ पर आया। अब शिष्य कौन है और गुरु कौन है? गुरु यहाँ पर मीड है और शिष्य हर्बर्ट ब्लूमर है। जो मीड ने मशाल शुरू की, जो काम मीड ने शुरू किया, उसको ब्लूमर के हाथों में सौंप दिया गया। अब इस मशाल को अपने मजबूत हाथों में पकड़कर इनका संशोधन एवं संवर्धन किया, कि उसको जहाँ गलत थी, जहाँ कुछ मिस्टेक्स थी उसको सही किया, जो कुछ छूटा हुआ था उसको भरा, फिलअप किया और आगे बढ़े। और उन्होंने इस मशाल को अपने शिष्य इरविंग गॉफमैन के हाथों में धर दिया। अब पहले मीड के शिष्य ब्लूमर और ब्लूमर से गॉफमैन। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि गॉफमैन के गुरु ब्लूमर और ब्लूमर के गुरु मीड। ठीक है, हम इस तरह से भी इसको याद कर सकते हैं। इस भांति या इस प्रकार प्रतीकात्मक अंत्यक्रियावाद की यह मसाल यानी सिद्धांत मीड से होती हुई गॉफमैन के हाथों तक आई। गॉफमैन ने प्रतीकात्मक अंत्यक्रियावाद, ये पैराग्राफ क्लियर हो गया कि इसमें बताया गया कि तीन गुरु शिष्य थे, कि मीड के शिष्य ब्लूमर और ब्लूमर के शिष्य गॉफमैन। अंत्यक्रियावाद को शुरू किया मीड ने, उसके बाद उन्होंने ब्लूमर को दे दिया और ब्लूमर ने इसको आगे बढ़ाते हुए अपने शिष्य गॉफमैन तक पहुंचा दिया। ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ का ये निचोड़ निकलता है। फिर आते हैं, गॉफमैन ने प्रतीकात्मक अंत्यक्रियावाद के विकास में और अवधारणाओं के निर्माण में अद्वितीय काम किया है।
मतलब उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। जो कुछ गॉफमैन ने लिखा उसका प्रभाव कई सिद्धांतवेताओं पर पड़ा, उससे कई लोग प्रभावित हुए। इन सिद्धांतवेताओं ने गॉफमैन के केंद्रीय संदर्श को नाना प्रकार से अपनाया। यहाँ पे नाना का मीन्स क्या है? अनेक, अनेक प्रकार से अपनाया। उदाहरण के लिए पीटर ब्लॉ ने गॉफमैन की भूमिका की दूरी, रोल डिस्टेंस से संबंधित अवधारणा को सामाजिक विनिमय सिद्धांत में अपनाया कि हमारा जो भूमिकाएं निभाने का तरीका है या फिर रोल डिस्टेंस है या भूमिकाओं से हमारी दूरी है, तो वो हमारे सामाजिक विनिमय सिद्धांत में अपनाई गई पीटर ब्लॉ द्वारा। एथनोमैथोलॉजी सिद्धांत को गॉफमैन ने प्रभावित किया कि एथनोमैथोलॉजी सिद्धांत पर भी गॉफमैन का प्रभाव पड़ा। रोनाल्ड कॉलिंस के संघर्ष सिद्धांत पर भी गॉफमैन की छाप है। कॉलिंस गॉफमैन को भावभीनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि यदि रॉबर्ट मर्टन अमेरिका के व्यावसायिक समाजशास्त्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, सी राइट मिल्स पर सर्वाधिक राजनीतिक प्रभाव था, और यदि टालकॉट पार्सन्स एक विलक्षण सिद्धांतवेता थे, तो इरविंग गॉफमैन एक ऐसे समाजशास्त्री थे जिन्होंने बौद्धिक विकास में अद्वितीय योगदान दिया। अब इस पैराग्राफ का क्या निचोड़ निकलता है कि इसमें कहा गया कि अनेक जो राइटर्स थे, सिद्धांतवेता थे, वो गॉफमैन से अधिक प्रभावित थे। किसी ने अपना, पीटर ब्लॉ ने डिस्टेंस को, रोल डिस्टेंस को समझाने के लिए गॉफमैन का जो ये सिद्धांत है इसका सहारा लिया। रोनाल्ड कॉलिंस ने भी अपने सिद्धांत में इसको यूज़ किया, और कॉलिंस के सिद्धांत में भी इसको आगे बढ़ाते हुए गॉफमैन ने इन्हें श्रद्धांजलि देते हुए अपने पद को आगे बढ़ाया। फिर टालकॉट पार्सन्स या मिल्स भी इस चीज़ से अछूते नहीं रहे और सभी पर इनका प्रभाव जो था वो पड़ा। अब गॉफमैन का जन्म अमेरिका में मैनविले में 1922 में हुआ। अब तक के पॉइंट में, अब तक के पैराग्राफ में, चलो बाद में बात करते हैं। गॉफमैन का जन्म अमेरिका में मैनविले में 1922 में हुआ, ठीक है, अमेरिका में हुआ, 1922 में हुआ। उन्होंने अपनी स्नातक परीक्षा टोरंटो से 1945 में की। वहाँ पर स्नातकोत्तर डॉक्टरेट शिकागो विश्वविद्यालय में की। डॉक्टरेट लेने के तुरंत बाद वे अपने गुरु हर्बर्ट ब्लूमर के पास कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय आ गए। यहाँ उन्होंने 1969 तक अध्यापन किया। यहाँ वे पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में मानव शास्त्र व समाजशास्त्र के प्रोफेसर बने। 1982 में अपनी आकस्मिक मृत्यु पर्यंत वे इस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने रहे कि अपनी मृत्यु तक। 1922 में जन्म हुआ और 1982 में उनकी मृत्यु भी हो गई। गॉफमैन पर ब्लूमर और मीड दोनों का प्रभाव पड़ा, यानी उन्हें अपने गुरु के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिद्धांत के निर्माण में पर्याप्त मार्गदर्शन मिला। जो भी कार्य गॉफमैन ने सिद्धांत के क्षेत्र में किया, उनका संपूर्ण संदर्भ उनकी पुस्तक द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। अब इन पैराग्राफ में आपको क्या याद करना है? एक गॉफमैन का जन्म कब, कहाँ हुआ और उनकी बुक कौन सी है। गॉफमैन का जन्म 1922 में अमेरिका में हुआ और उनकी मृत्यु 1982 में हुई, और उनकी बुक, वो अपने गुरु और अपने गुरु के गुरु से प्रभावित थे, और उन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी? द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, इतना यहाँ तक करते हैं। फिर उनके सिद्धांत का केंद्रीय मुहावरा है कि मनुष्य हमेशा सक्रिय रहा है। मनुष्य हमेशा सक्रिय रहा है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
उसने बराबर अधिकतम जानकारी लेने का प्रयत्न किया। उनका तो यहाँ तक कहना है कि वे व्यक्ति जो अपराधी और पथभ्रष्ट हैं या आरोपित हैं, उनमें भी एक स्वयं होता है। यह स्वयं ही उन्हें बनाता है और बिगाड़ता है कि इंसान के अंदर मैम ये द प्रेजेंटेशन ऑफ सोशल, ये जो मैम इनकी बुक है ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, ये 1959 में थी ना मैम? 1959 में इन्होंने प्रकाशित की थी ना? बेटा सन तो इसमें दिया नहीं, तुम्हारे सिलेबस में दिया होगा सन। ठीक है, या भी बताऊं देख के? चलो अभी देख 1956 है, इसका नोट डाउन कर लो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बुक में भी 1956। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, बहुत बार देखने को मिलती है, और चूंकि इनकी एक ही बुक है ये सबसे अच्छी बात लगती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इन्होंने इसमें हाँ बात की कि व्यक्ति के अंदर एक स्वयं होता है, वही व्यक्ति को बिगाड़ता या सुधारता है, उसमें अच्छाई उत्पन्न करता है या बुराई करता है, वो उसका स्वयं ही होता है। दुर्खीम को अपनी पुस्तक अपनी कृतियों में धार्मिक जीवन के कई स्वरूपों के प्रकारों का विवरण दिया है। इन सब से गॉफमैन प्रभावित थे। दुर्खीम की जो बुक्स थी उनसे गॉफमैन काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने अपनी कई कृतियों में धार्मिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को खूब लिखा है। दुर्खीम ने यह निश्चित रूप से कहा जाना चाहिए कि गॉफमैन में धर्म के अध्ययन के प्रति जो रुचि थी वह मूल रूप से दुर्खीम के कारण ही थी। जानबूझकर गॉफमैन ने दुर्खीम के संदर्श को अपनी कृतियों में उतारा कि दुर्खीम की जो जो चीज़ें अच्छी लगी, गॉफमैन ने जानबूझकर उन चीज़ों को अपनी बुक में भी लिखा, लेकिन सभी कृतियों में यह संदर्श नहीं मिलता। अब बताते हैं कि गॉफमैन वृहद और व्यापक सामाजिक संरचनाओं को नहीं देखते। शायद भवन के गुंबद उन्हें नहीं भाते, कि बहुत जब बढ़ा चढ़ा कर बातें लिखी गई हो तो वो उन्हें अच्छी नहीं लगती। वे तो सीधे ज़मीन से जुड़े थे और इसी कारण उन्होंने छोटी छोटी इकाइयों में संश्लेषण लाने का प्रयास या प्रयत्न किया। वास्तव में समाज का निर्माण कई छोटे मोटे अणुकणुओं से बना है। जैसा कि पहले बात आया था, एथनोमैथोलॉजी और फिनोमोलॉजी बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, और इन एथनोमैथोलॉजी और फिनोमोलॉजी को राइटर्स ने अपने अपने रूप से समझाया है। तो इन्होंने कहा कि ये छोटे मोटे अणुओं और कणुओं से बना है, लेकिन इन अणु कणुओं की जुदा और बिखरी हुई इकाइयों को एक श्रृंखला में बांधने का काम जो है वो गॉफमैन करता है। गॉफमैन की सबसे बड़ी रुचि अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूपों में थी। जब व्यक्ति एक दूसरे से रूबरू होते हैं, मतलब हम और आप मिलते हैं, तब उनमें परस्पर अंतःक्रिया होती है। तो पहली बार तो आप मेरा नाम भी नहीं जानते होगे, और यह अंतःक्रिया ही गॉफमैन के अध्ययन की विषय सामग्री है। ठीक है, उसके बाद मैं आपसे दोबारा मिली, तीसरी बार मिली, फिर मैंने आपको पढ़ाया, उसके बाद हमारा एक दूसरे के प्रति नाम जानने का इंट्रोडक्शन हुआ, वो अंतःक्रिया कहलाई। गॉफमैन की कृतियों का अध्ययन करते हुए यह सहज रूप से विद्यार्थी को सीमेल की याद आ जाती है कि इस तरह की बातें जो है वो सीमेल भी करते हैं। तो बुक जिसने लिखी है वो कहते हैं आगे कि यह विवरण अधूरा होगा यदि हम यह नहीं लिखते कि आगे चलकर जब वे स्वरूपों का विश्लेषण करते हैं तब उनका झुकाव संरचनावाद के प्रति हो जाता है। यदि सार रूप में कहें तो भी गॉफमैन की कृतित्व उनके दो योगदान हैं, एक अभिनय कला संबंधी विचार और दूसरा अंतःक्रिया क्रम। यहाँ पर दोनों की चर्चा होगी और विस्तार से होगी। पहला अभिनय कला संबंधी विचार और दूसरा अंतःक्रिया क्रम। तो पहले इसे स्टार्ट करते हैं कि अभिनय कला को देखो,
अब तक जो बताया वो इसकी एक भूमिका मात्र थी कि किस तरह से एक भूमिका होती है। उसमें आपको बहुत सारा लंबा चौड़ा फंसने की ज़रूरत नहीं है कि हमने जितना पढ़ा है केवल वो समझने के लिए पढ़ा है, ना कि उसे लिखने के लिए। हमने इसमें क्या क्या चीज़ समझी कि गॉफमैन का जन्म कब हुआ, गॉफमैन की मृत्यु कब हुई, गॉफमैन ने कौन सी बुक लिखी या फिर कौन सी बुक में इसको दिया, और गॉफमैन के शिष्य कौन थे, सॉरी गॉफमैन के गुरु कौन थे और गुरु के भी गुरु कौन थे। बस इतना आपको अब तक इसमें से इम्पोर्टेंट निकालना है, ठीक है। और बाद में वो फिर दुर्खीम से प्रभावित हुए, दुर्खीम की बातों को उन्होंने अपनी बुक में उतारा, ठीक है। अब तक जो भी बात याद रखनी है सिर्फ इतनी है, समराइज करके मैंने तुम्हें बता दिया। इतना याद रखोगे? ठीक है। तो अब इनका लिखना शुरू होता है कि गॉफमैन का जितना भी कृतित्व है या फिर जितना भी काम है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक अंतःक्रिया कर्म, सॉरी पहला अभिनय कला संबंधी विचार और दूसरा अंतःक्रिया क्रम, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं अभिनय कला और दैनिक जीवन। यहाँ से शुरू होता है तुम्हारा मेन टॉपिक। तो अभिनय कला को अंग्रेजी में ड्रामेटोलॉजी कहते हैं। इसका मतलब उस कला से है जिसमें अभिनेता दूसरे किरदारों की भूमिका को कलात्मक रूप से प्रस्तुत करता है। हमारे देश में परंपरा से अभिनय कला का प्रदर्शन होता रहा है, ठीक है। शुरू में भी होता था, पहले तमाशे होते थे, नौटंकी होती थी, मोहल्लों में मदारी आते थे, बंदरों का नाच दिखाते थे, कुछ लोग तो रीछ को भी लाते थे, कुछ लोग उसको लंगूर को लेकर आते थे, उनसे डांस कराते थे, ठीक है। और हम बच्चे थे तो हम खूब मज़े से देखे। मुझे नहीं पता आप लोगों ने भी देखे हैं कि नहीं, लेकिन मैंने भी अपने बचपन में देखे हैं। आजकल हमारे बच्चों का बचपन तो ऐसे ही जा रहा है, आजकल तो कोई नहीं आता इधर, पता नहीं वो कभी देख पाएंगे कि नहीं। चलो अच्छा है तुम लोगों ने भी देखे हैं, ठीक है। तो हाँ, हमारे वहाँ पर गांव में भी आए थे मदारी, लेकिन वो अपने आप ही मतलब गेम दिखा रहे थे। अभी एक दो जगह तो देखा है मैंने जहाँ पर, हाँ जैसे राइट, ये छोटे बच्चे भी रस्सी पे चलते हैं, तो इस तरह का भी थोड़ा थोड़ा तो देखा है, बाकी ऐसे नहीं देखा ना, बंदर और मदारी वाला अभी मैंने नहीं देखा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फिर ये तमाशा होता था, तो कहीं नौटंकी, जैसे दशहरे के मौके पर रामलीला करने का प्रचलन उत्तर भारत में देखने को मिलता था। भाई हमारे यहाँ पर भी जैसे बड़े बड़े चौतरे और नुक्कड़ होते थे, जैसे कहीं टी पॉइंट हो या फिर कहीं चौराहा हो और वहाँ पे बड़ा सा चौतरा होता था। तो चौतरा जानते हो सभी? है ना? हाँ, घर के बाहर जो बड़ा सा स्पेस बचा होता है उसको चौतरा बोल देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे लोग इकट्ठा होकर बैठते भी थे, मुड्डे बिछाकर भी बैठते थे। तो ये घटते 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 अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं। तो इस तरह की जगह होती थी, वहाँ पर रात को रामलीला होती थी। कब? दशहरे के टाइम पर प्रचलन था, और रामायणों का भी आयोजन होता था, उत्तर भारत में देखने को मिलता था। पारसी थिएटर बहुत मशहूर हुआ करते थे। एक ऐसा समय था, कहानी की तरह लेना इसको, एक ऐसा समय था जब कोई व्यक्ति बम्बई देखने जाता था तो पारसी थिएटर में नाटक अवश्य देखता था। हिंदी नाट्य मंच के विकास में पारसी थिएटर का योगदान उल्लेखनीय रहा है। मतलब वहाँ पे जो सिनेमा चला या स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे इसका पारसी सिनेमा का बहुत ही बड़ा योगदान रहा। देखो, आज से पहले हमने पारसी सिनेमा के बारे में कभी नहीं सुना, लेकिन ये बुक है जो हमें पारसी सिनेमा के बारे में भी बता रही है। तो उस टाइम ये वाला थिएटर काफ़ी फेमस होगा। नाटक के माध्यम से होता यह है कि अभिनेता नाटक में अभिनेता विभिन्न भूमिकाओं को निभाकर अपनी कला का प्रदर्शन करता है। इसमें होता यह है कि अभिनेता दूसरों की भूमिकाओं को स्वयं अपनाता है। नेक्स्ट पेज। इसका मतलब यह हुआ, स्वयं दूसरों के जूते में अपना पांव रखता है, ठीक है। दूसरे के जूते में अपना पांव रखना किसे कहेंगे? दूसरे के अभिनय को अपनाना या दूसरे के व्यक्तित्व को अपना लेना, दूसरे के जूते में पैर रखने के बराबर कहा गया है। अभिनय कला में
मैं मतलब आई, मी मैं मेरा बन जाता है, हम हिंदी में रखते हैं इसको, कहते हैं मी बन जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को जिसमें मैं मेरा बनता है गॉफमैन अभिनय कला के रूप में रखते हैं। क्लियर? अभिनय कला किसे कहा गया? सिंपली भाषा में कह सकते हो कि दूसरे के जूते में पैर देना अभिनय कला कहलाता है या फिर ड्रामाटोलॉजी कहलाता है। और दूसरों के व्यक्तित्व को अपने जीवन में उतारना या फिर मैं का मेरा बन जाना, आई का मी बन जाना गॉफमैन के द्वारा अभिनय कला कहा जाता है। अब अभिनय कला के विश्लेषण में गॉफमैन ने दो अवधारणाओं को काम में लिया है। ये दो अवधारणाएं हैं, पहली फ्रंट और दूसरी बैक। एक गाना मुझे याद भी आ रहा और नहीं भी आ रहा, एक काफ़ी पुराना सॉन्ग था जिसमें एक साइड औरत रहती है और एक साइड आदमी का मुखौटा लगाते हैं। पता नहीं कौन सी नार 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 करके था कोई सॉन्ग, मुझे याद ही नहीं आ रहा। नहीं, हाँ एक चतुरनार, राइट, उसी गाने में है शायद ये। तो एक फ्रंट और एक बैक, जिसमें एक आदमी औरत की भूमिका भी निभाता है और आदमी की भी भूमिका निभाता है। शायद औरत है वो जो निभा रही है भूमिका, तो वो बार बार कभी औरत बन जाती है और कभी आदमी बन जाती है। वो जेंट्स होता है। अच्छा, वो जेंट्स होता है। हाँ, एक चतुरनार तो वो एक लेडी का भी कैरेक्टर निभाता है और वो अपना भी, अपना क्या, खैर अपना तो कुछ था ही नहीं उसमें, वो दोनों जो कैरेक्टर थे वो किसी और के ही निभा रहा था। एक चतुरनार करके श्रृंगार। वास्तव में फ्रंट और बैक पद नहीं है। गॉफमैन ने इसका प्रयोग अवधारणा के रूप में किया है। फ्रंट की अवधारणा को परिभाषित करते हुए वे कहते हैं कि यह वह मंच है, मतलब फ्रंट को, यह वह मंच है जहां अभिनेता अपने कर्तव्य या अभिनय दिखाता है, और यह कर्तव्य या अभिनय वह है जिसे देखने की अपेक्षा दर्शक करते हैं। दूसरे शब्दों में अभिनेता का यह व्यवहार दर्शकों के लिए अवलोकनीय व्यवहार है। अब इन्होंने दर्शक करते हैं क्यों कहा, जबकि अवलोकन सीधे सीधे कह दिया। भाई अवलोकन तो है, वो देखते ही तो है। तो हाँ, अब आएगा, ये थोड़ा क्लियर हुआ कि जब कौन सा है, फ्रंट की अवधारणा परिभाषित करते हुए कहते हैं कि वह यह मंच है जहां अभिनेता अपने कर्तव्य या अभिनय दिखाता है, ठीक है, और यह कर्तव्य या अभिनय वह है जिसे देखने की अपेक्षा दर्शक करते हैं। दूसरे शब्दों में भी अभिनेता यह व्यवहार दर्शकों के लिए अवलोकनीय व्यवहार है कि दर्शक जो भी देखते हैं वो उसको फिर बाद में करने का प्रयास भी करते हैं। फ्रंट यानी मंच पर जब अभिनेता आता है तो वह उन सभी भूमिकाओं को करता है जिनका अभिनय करना उसने स्वीकार किया है, ठीक है। अगर लेडी का कोई की भूमिका उसे करनी है तो लेडी की करेगा, और उसे जेंट्स की करनी है तो जेंट्स की करेगा। और आजकल तो किन्नरों का बड़ा प्रचलन है, सीरियल्स में किन्नरों की भूमिका बहुत अहम हो गई है। किसी भी लड़की को उठाते हैं कि किन्नर बना देते हैं। तो इस तरह की हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ, मतलब मेन कर रखा है। और काफ़ी सीरियल्स देखने को मिलते हैं। मैं कभी हाल तो सीरियल तो देखती नहीं हूँ, लेकिन जब भी ऐड आते हैं तो कि ये किन्नर है और किन्नर से शादी नहीं होगी और कोई घर में अपनाता नहीं है, ठीक है, वो चलता रहता है। किसी सीरियल में कोई किन्नर किसी की हेल्प कर रही है, कोई बधाई देने आ रही है, तो मतलब इस तरह का चाय वाला ऐड आता है मैम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल राइट, आता है वो भी। तो इस तरह का प्रचलन ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। तो ये यहाँ पे यही बात आती है कि जो भूमिका करना या अभिनय करना वो स्वीकार करता है। एक कपिल शर्मा का शो भी है ना, उसमें भी आती है ये चीज़ कि जो जेंट्स हैं वो लेडी के किरदार में अधिकतर दिखाई देते हैं।
हाँ, वो मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, थोड़ा थोड़ा ही पता है। फ्रंट यानी मंच पर वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जो मंच की साज सज्जा है, जैसे रोशनी की व्यवस्था, सेट का अलंकरण, दृश्य इत्यादि। तो वहाँ पर जैसे कहीं बारिश करनी है या फिर बिजली कड़कड़ानी है, तो इस तरह की जो प्रस्तुति करनी है वो सब वहाँ पर मंच पर तैयार रहती है। कहीं पर फ्लावर्स हैं, कहीं पर पेड़ हैं, तो इस तरह का सब कुछ दिखाई देता है। मंच उन्हीं सभी वस्तुओं को प्रस्तुत करता है जो अभिनेता की अभिव्यक्ति को अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से दिखा सके। कि किसी को जंगल में घुमाना है तो वहाँ पर मंच पर पूरा जंगल तैयार कर दिया जाता है। अगर उसे कमरे में दिखाना है तो एक कमरे का सेटअप बना दिया जाता है। अपने दैनिक जीवन में भी हमें कई तरह के अभिनय करने पड़ते हैं, यद्यपि ये अभिनय साज सज्जा वाले मंच पर नहीं होते। उदाहरण, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बड़े ही औपचारिक ढंग से अपनी वेशभूषा पहनता है। ठीक है, जो भी मेडिकल वाला बंदा होगा वो अपने ड्रेसअप होगा, ड्रेस पहनेगा। शायद टाई लगाना उसके लिए आवश्यक है, वो टाई भी लगाता है। एक खास तरह के मेडिकल बैग को अपने हाथों में थामता है। ठीक, इतनी चीज़ें हो गई। जो ये उसकी बात हो रही है। डॉक्टर टाइप? नहीं नहीं, हाँ डॉक्टर टाइप की भी कह सकते हैं। डॉक्टर भी अपने बैग में दवाइयाँ रखता है, टाई पहनता है, और जो डॉक्टर्स के पास दवाइयाँ सप्लाई करते हैं अच्छा। वो भी। डॉक्टर से जब वह भेंट करता है तब वह बड़े फर्राटे की इंग्लिश में विभिन्न दवाइयों की जानकारी देता है। ठीक है, अपने संपूर्ण व्यवहार में वह पूरी औपचारिकता निभाता है। लौटते समय लंबी मुस्कान फेंकता हुआ सैंपल का ढेर चिकित्सक की मेज पर लगा देता है। आपने कई बार देखा होगा जब आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो कुछ लोग उनके आसपास खड़े होते हैं या वेट कर रहे होते हैं कि कब हमें डॉक्टर से बात करने का थोड़ा सा मौका मिलेगा और हमें उन्हें अपनी दवाइयों के बारे में बताएंगे। जैसे कि हमने अपने कॉलेज में भी देखा है कि कुछ बुक सेलर आते हैं और वो वेट करते रहते हैं कि टीचर जब भी फ्री होंगे तो हम उन्हें अपनी बुक्स की क्वालिटी के बारे में बताएंगे कि हमारी बुक इस तरह से अच्छी है और आप हमारी बुक को बच्चों को लेने के लिए कहें कि हमने ये सिलेबस इसमें दिया है कि वो इनको पढ़े। और इसी तरह से दवाइयों की बात होती है। तो ये दोनों के दोनों जो एग्जाम्पल है इसमें आ सकते हैं। यह मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव द्वारा किया गया अभिनय है। ठीक है, इसे गॉफमैन अभिनय का फ्रंट यानी मंच कहेंगे। ठीक है, जो उसने रियली अपनी लाइफ में किया कि वो दवाइयाँ समझाने के लिए गया, अपनी टाई शूज़ बिल्कुल पॉलिश होने चाहिए, कपड़े प्रेस हुए हुए होने चाहिए, और डॉक्टर के सामने इस तरह से प्रेजेंटेशन करेगा मानो वह बिल्कुल उसी काम के लिए बना हो। तो इसे गॉफमैन ने फ्रंट यानी मंच कहा है। फ्रंट का एक और दृष्टांत है या व्यू है। अभी देखो रामलीला की बात हम कर रहे थे, आगे रामलीला भी। जब रामलीला होती है तो इसमें अभिनेता कई तरह की भूमिकाएं करते हैं। कोई राम है तो कोई रावण है। रामलीला में अक्सर स्त्रियों की भूमिका भी पुरुष ही करते हैं। राम और सीता मंच पर आकर पूरी गंभीरता से अपने किरदार को अदा करते हैं। वे कभी मुस्कुराते हैं, कभी भीगी आंखों से रोते हैं। दर्शकों के मानस में राम, सीता, लक्ष्मण, रावण, हनुमान आदि की एक निश्चित छवि है। इसी छवि को रामलीला के अभिनेता मंच पर प्रस्तुत करते हैं। यह बात अलग है कि मंच के पीछे जब राम व लक्ष्मण पहुंचते हैं तो वे तो आपस में बीड़ी सुलगाते हैं और ठाके मारकर हंसते हैं। अब इन्होंने लक्ष्मण की क्या बात की कि राम और रावण भी जाएंगे मंच से पीछे तो वो भी इस तरह की भूमिका कर सकते हैं। रावण और हनुमान भी इनमें सम्मिलित हो जाते हैं आगे वो भी। मंच के पीछे का यह व्यवहार हर तरह से अभिनीत व्यवहार से बिल्कुल अलग है। ठीक है, क्लियर। तो ये गॉफमैन यही चीज़ समझाते हैं कि हम मंच पर कुछ और कैरेक्टर में होते हैं और मंच के पीछे
अपने दूसरे कैरेक्टर में होते हैं। यही फ्रंट और बैक है कि फ्रंट में हमें किसी और की भूमिका निभानी होती है और बैक में हम अपनी भूमिका में वापस चले जाते हैं। गॉफमैन का कहना है कि जब स्वयं बाहरी दुनिया में आता है तो बाहरी दुनिया उसके लिए एक विशाल रंगमंच है कि आप अगर किसी प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हो तो आपको पूरे प्रॉपर तरीके से मंच के लिए तैयार होकर जाना पड़ेगा। यहाँ स्वयं को अगणित भूमिकाओं का अभिनय करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक आई गॉफमैन की बात। गॉफमैन ने किसके बारे में बात करा था अभी? अभिनय कला के बारे में, दैनिक जीवन के बारे में। जैसे ये पूरा पेज है, पूरे पेज को जिस तरह से हमने पढ़ा इस तरह से हम नहीं लिखेंगे। हम और फ्रंट और बैक की बात को समझाएंगे और 2 उदाहरण डालेंगे, वो बात क्लियर हो जाएगी। हेलो, हाँ जी मैम, मेरी आवाज आ रही है? आ गई है, अब आई मैम। मैं 2 मिनट यहाँ नहीं मैम, आपकी आवाज़ चली जाती है। गॉफमैन का अभिनय शास्त्र है, ये एक्चुअली एक मेथोडोलॉजी है, तरीका है समाज को समझने का, है ना। जो भी बातें आपको बताएंगे अभी तक, उनका मूल उद्देश्य वो ये बताना है कि हर व्यक्ति समाज में जो व्यवहार कर रहा है ना, चूंकि हम सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन कर रहे हैं, तो जो सामाजिक व्यवहार हैं वो वास्तविक ना होकर अभिनय की तरह होते हैं व्यक्ति की। कैसे? जैसे आप अभी घर में हो तो आप कुछ भी पहने हुए होगे, जो भी आपको ड्रेस कंफर्टेबल लगेगी, हो सकता है वो फटी हो, पुरानी हो और बहुत साफ ना हो, कैसे भी हो सकती है, जो जिसमें आप कंफर्टेबल जो भी आप कर सकते हो। लेकिन उस ड्रेस को पहन के आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, है ना। तो जब भी आप दूसरों से मिलते हो, किसी बाहर के व्यक्ति से मिलते हो, अपने घर से बाहर के लोगों से मिलते हो, तो आप कोशिश करते हो कि आप एक्चुअल में जैसे हो उसकी बजाय दूसरा आपको कैसे देखना चाहता है उसके हिसाब से कार्य करें। यानी हम लोग हमेशा ही समाज के सामने अभिनय करते हैं, अपनी वास्तविकता छुपाते हैं। हम क्या हैं वो नहीं बताना चाहते, दूसरों को क्या अच्छा लगता है हम वो बताना चाहते हैं। तो लोगों के इसी व्यवहार को गॉफमैन ने समाज में अभिनय कहा है। सारा समाज रंगमंच की तरह है और इसके जितने भी सामाजिक प्राणी हैं, जो भी समाज में रह रहा है, वो व्यक्ति दूसरों के सामने हमेशा अभिनेता की तरह पेश आता है। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया कि रंगमंच पे रावण, लक्ष्मण सब लोग अलग अलग पात्र करते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि सब एक दूसरे से नाराज हैं, लड़ रहे हैं, सबको एक दूसरे से मार रहे हैं। होते हैं और आपस में ऐसे फ्रेंड बात कर रहे होते हैं और मंच पर जो दिखा रहे होते हैं वो और जो मंच के पीछे होते हैं वो दोनों अलग होते हैं। इसी तरह समाज में व्यक्ति कई बार ऐसा होता है कि पड़ोसी आपको नहीं पसंद होते हैं, आप पड़ोसियों की बुराई करते हैं, रिश्तेदारों की बुराई करते हैं, आप बुआ जी की या मौसी की या किसी चाचा की किसी की बुराई कर रहे हैं, अचानक चाचा चाची आ जाते हैं या मौसा मौसी आ जाते हैं, तो क्या होता है तुरंत तारीफ करने लगते हैं, चाची जी पानी पीजिए, चाय लीजिए, लेकिन कोई रहता नहीं, आप उनकी आलोचना कर रहे होते हैं, है ना। तो ये क्या है, हम दूसरों के सामने उस वास्तविकता को जो हमारे मन में होती है, हमारे दिल में होती है, कभी भी नहीं बताते हैं। हम ज्यादातर उनके सामने एक्टिंग कर रहे होते हैं, है ना। ये जो पर्दे डालने का दरवाजे पे चलन होता है, ये क्या है, या दरवाजा लगाने का, ये अपने आप को छुपा कर रखना है कि हमारी असलियत, हमारी वास्तविकता क्या है। हम घर में भले टूटे बर्तनों में, पुराने बर्तनों में खा लेंगे, लेकिन जब कोई आता है तो हमने एक सेट अलग से अच्छा सा रखा हुआ होता है, नया सा, और हम वो सजाते हैं, टेबल मैट लगा देते हैं और अच्छे से उसको प्रेजेंट करते हैं, जिससे सामने वाले को ऐसा ना लगे कि हमारी आर्थिक स्थिति एक्चुअली क्या। तो कभी भी हम दूसरों के सामने उस सच को लाने देना नहीं चाहते हैं जो कि हमारा वास्तव में होता है, और इसी तरह हर व्यक्ति करता है, कोई एक नहीं है, सभी ऐसा करते हैं। इसलिए समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति एक अभिनेता की तरह, कलाकार की तरह समाज में व्यवहार कर रहे होते हैं, वास्तविक व्यवहार नहीं कर रहे होते हैं। इसीलिए गॉफमैन ने संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को एक रंगमंच की तरह देखा।
देखा है। लोगों का जो व्यवहार है वास्तविक नहीं है, अवास्तविक है। हम कुछ भी करेंगे, हमने हर चीज़ के लिए, जैसे ना अभी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का बताया, यानी हम हर चीज़ के लिए अलग अलग परिधान तय कर लेते हैं। कैसे जाएंगे तो हम स्टूडेंट लगें, कैसे जाएंगे तो हम डॉक्टर लगें, कैसे जाएंगे तो हम वकील लगें, हर चीज़ के लिए हमने सुनिश्चित कर लिया है। शादी में जाएंगे तो हम बड़ा चमकीला सा कपड़ा, लहंगा या सूट या कुछ पहन कर जाएंगे। किसी की बर्थडे पार्टी में जाएंगे तो हम कोई भी थोड़ी स्टाइलिश सी ड्रेस पहन के, जीन्स टॉप पहन कर चले जाएंगे, फ्रॉक पहन कर चले जाएंगे, समथिंग। कॉलेज जाएंगे तो हम यूनिफॉर्म में जाएंगे। बाजार जाएंगे तो कोई भी कैजुअल जो कंफर्टेबल होगी। लेकिन घर के अंदर हम कुछ भी पहने रहते हैं। वो हो सकता है थोड़ा बहुत फटा भी हो, उसमें छेद भी हो, और बहुत पुराना भी हो सकता है, गंदा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम घर के बाहर उसको नहीं ले जा सकते। हम कॉलेज में रंग बिरंगा लहंगा पहनकर आएंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। अगर हम बर्थडे पार्टी में लहंगा और पूरा सज के जाएंगे तो मजाक उड़ाएंगे। लेकिन अगर शादी में हम यूनिफॉर्म पहनकर चले जाएंगे, शादी के फंक्शन में, तो भी लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। तो ये जो हमने सारी चीजें समाज में किस स्थिति में हमें कैसे प्रेजेंट होना है, क्या करना है, कैसे दूसरों को दिखाना है अपने आप को, ये सब हमने पात्रों को डिजाइन कर रखा है समाज में। और ऐसा हर व्यक्ति करता है। इसी को कहते हैं ओवरऑल अभिनय शास्त्र कहा है। समझते अब आप लोगों को ये चीज एकदम क्लियर। अगर किसी की कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। यस मैम, ये चीज़ तो क्लियर है। बस आपको बस ये है कि उदाहरण देने हैं और अपनी बात को क्लियर करना है। मतलब बिल्कुल आपकी लाइफ, आप अपने आप को जैसे चेक करोगे तो आप समझ जाओगे कि गवर्नमेंट क्या कहना चाहती है। कि आप अभी आपके दरवाजे पे कोई आ जाए तो आप फटाक से अपने कपड़ों की तरफ देखोगे कि हम कैसे कपड़े पहने हुए हैं। अच्छा हो सकता है कोई जेंट्स हो तो आप तुरंत दुपट्टा भी ले लोगे। बालों को थोड़ा सा एक बार शीशे में देख लोगे कि चलो ठीक तो है, कहीं ऐसे ना उल्टे सीधे हो रही हो। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तत्काल प्रभाव से आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा। ऐसा नहीं होगा कि घंटी बजे और आप जिस कंडीशन में हो वैसे ही उठ के चले जाओ दरवाजे पे, ऐसा नहीं होता, नहीं होगा। कम ही अगर होता। आप तैयार बैठे हो, आपको लगता है कि आप तैयार बैठे तो अलग बात है। लेकिन आप घर में कंफर्ट जोन में हैं तो आप पहले अपने आप को चेक करेंगे, तभी घर से बाहर जाएंगे या दरवाजे में खोलेंगे, ये सुनिश्चित है। बिल्कुल मैम। तो इससे आप चेक कर सकते हो किस प्रोग्राम में आपको जाना है। प्रोग्राम में जाने के बाद तुरंत आप अपनी ड्रेसेस चेक करने लगते हो। अच्छा, बर्थडे पार्टी में जाना है तो हमें ये पहनना है, शादी में जाना है तो ये पहनना है, सगाई में जाना है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप एक जगह की ड्रेस को दूसरी जगह यूज करना चाहते हो। तो ये सब चीजें क्या है, एक हमारी एक्टिंग को समाज के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने का छुपा हुआ व्यवहार है, छद्म व्यवहार है। हम प्रकट नहीं करना चाहते हम वास्तव में क्या। हम ये जो मेकअप करते हैं, और ये आजकल तो बहुत ही ज्यादा मेकअप होता है, एक हद से ज्यादा पार्लर पर जाते हैं, तो क्या है, हम अपनी वास्तविकता को छुपाते हैं। चाहते हैं। हमारी आंखें छोटी हैं तो हम बड़ी बनाना चाहते हैं, पलके लगाना चाहते हैं, नकली सब चीजें। अगर हमारा रंग सांवला है तो हम अपने आप को गोरा करना चाहते हैं, बहुत सारा पाउडर और मेकअप लगाकर उसको चेंज करना चाहते हैं। हमारे होठ नहीं लाल है तो हम उनको लाल करना चाहते हैं। तो ये सब क्या चीजें हैं, ये सब हमारे जो व्यवहार है, ये अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ये हमारे अभिनय के प्रमाण है, वास्तविकता नहीं है। तो ओवरऑल, और हम ऐसा नेचुरली करते हैं और इसको समाज में बुरा भी नहीं माना जाता। लेकिन जब हम समाज का अध्ययन करते हैं तो इस स्थिति को, जैसा गवर्नमेंट कहते हैं कि ये सारी जो सिचुएशन है, जो हमारे व्यवहार है, ये सब अभिनय शास्त्र के अंतर्गत यानी समाज एक रत्नवंश की तरह है और हम सब कठपुतली या कलाकारों की तरह हैं। और हम, क्योंकि समाज ऐसा चाहता है तो हम समाज के उंगलियों पर नाचते हुए उसी के हिसाब से अपने करते हैं, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है। आप लोग इसको गवर्नमेंट को अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या है। आप खूब पूरा दिन बैठ के शाम तक बैठ के देख लेना कि कहाँ कहाँ आप जाएंगे, और जब भी सोचेंगे तो आप कभी भी वास्तविक रूप से दूसरों के सामने अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। अभी हमारा थोड़ा सा वो बाकी बचा हुआ है जो बुक वाली लैंग्वेज है, उसमें कई सारे और उदाहरण दिए हैं, जैसे मैं बता देती हूँ। अभी हम फ्रंट की बात कर रहे थे, तो अब बात आती है बैक की।
गॉफमैन की अभिनय कला की दूसरी अवधारणा बैक यानी मंच के पीछे की पृष्ठभूमि की है। जैसे उन्होंने कुछ उदाहरणों से फ्रंट को समझाया, इसी तरह से कुछ उदाहरणों के द्वारा वो बैक को भी समझाते हैं। ठीक है, बैक क्या कहता है कि मंच के पीछे जो कुछ होता है दर्शक उसे नहीं देख पाते, कि जैसे कि वो लोग इकट्ठे होकर पीछे मज़े कर रहे थे या चाय पी रहे थे या फिर सिगरेट पी रहे थे, तो पीछे के लोग वो सब नहीं देख पा रहे थे। पीछे की गतिविधि दर्शकों की आंख से ओझल रहती है। मंच के पीछे जब अभिनेत्री आती है तो वह अपने पाँव के ढीले घुंघरुओं को कसती है। अभिनेता अपने मुकुट और मूंछों को ठीक करता है। यहाँ वह अभिनेता नहीं है, इसलिए ठहाके मारकर हंसता है, चाय पानी पीता है। अब वह किसी तरह का किरदार नहीं कर रहा है, वो रिलैक्स करता है। जब उसे फिर से मंच पर जाना होगा तो वह पूरी चुस्ती के साथ अभिनय की भूमिका को ओढ़ लेता है कि वो अभिनय में है तो अभिनय में ही रहेगा। इस भांति बैक की अवधारणा उस स्थान से है जो बंद है और जिसे दर्शक देख नहीं सकते। अभी जैसे मैम ने क्लियर किया कि हम अगर दरवाजे के अंदर हैं और दरवाजे के बाहर कोई आता है तो हम उससे पहले अपने आप को देखेंगे कि हमारा दुपट्टा कहाँ है, हमारे कपड़े ठीक ठाक हैं कि नहीं है, हमें तभी दरवाज़ा खोलना है। तो वो भी इसमें एक उदाहरण के तौर पर आ जाएगा। यह बैक ही है जहां अभिनेता दर्शकों को प्रभावित करने के लिए, उन पर प्रभाव डालने के लिए किसी तरह की कोई तैयारी नहीं करता। यहाँ बैक में ही उसे मंच पर अच्छा प्रभाव डालने के लिए सलाह भी दी जाती है कि आपको आगे क्या करना है। गॉफमैन ठीक है, अब और भी उदाहरण दिए हैं, साज सज्जा के बारे में भी बताया, लेकिन सबका मीनिंग एक ही निकलता है, वही निकलेगा चाहे हम इसे कितना भी पढ़ ले, क्योंकि बार बार और दिया है। किसी सुरेश नाम की उसका भूमिका का दिया है, आपके पास नोट्स हैं, इसको पढ़ सकते हो। बाकी इसमें क्लियर है जितना अब तक हमने किया है। अब आता है दूसरा पॉइंट कि पहले पॉइंट पे थे हम जिसमें अभिनय कला और दैनिक जीवन आ रहा था, जिसमें हमने फ्रंट और बैक की बात की। फ्रंट को हम कैसे समझाएंगे, बैक को हम कैसे समझाएंगे। तो अगर आपको एक क्वेश्चन तैयार करना है तो आप इन चीज़ों को अच्छे से क्रम में लगा के समझा सकते हैं कि आप शुरू से लेकर चलोगे कि अब उसका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, उन्होंने क्या काम किए, उनकी बुक क्या है, उन्होंने किस किस के बारे में बात बताया, 2 पॉइंट के बारे में बात की, अभिनय कला और दैनिक जीवन के बारे में बात की, और अंत्यक्रिया क्रम के बारे में। जो अभिनय कला और दैनिक जीवन के बारे में बात की तो उसमें फ्रंट और बैक के बारे में बताया। फ्रंट क्या होता है उसको उदाहरण सहित समझाना है, बैक क्या होता है उसको उदाहरण देकर समझाना होता है, और फिर आता है अंत्यक्रिया का क्रम कि जो हमारी अंत्यक्रिया होती है उसका क्रम क्या है। तो गॉफमैन को सूक्ष्म, इसमें लास्ट में भी कहा गया कि प्रतीकात्मक अंत्यक्रियावाद सिद्धांतवेताओं में मूल रूप से सूक्ष्म विश्लेषण, माइक्रो एनालिसिस ये करते हैं। ठीक है, ये एथनोमैथोलॉजी और फिनोमेनोलॉजी और ड्रामेटोलॉजी, इन तीनों के बारे में ही कहा गया है। गॉफमैन को सूक्ष्म सामाजिक प्रतिक्रियाओं का सृजनात्मक विश्लेषक कहा गया है। उन्होंने 1982 में अपनी मृत्यु से पहले, जब वे कैंसर से पीड़ित थे, ठीक है, इनको कैंसर था जिसकी वजह से इनकी मृत्यु, अकाल मृत्यु हुई, अपने अध्ययन क्षेत्र को स्पष्ट किया। वास्तव में उन्हें अमेरिका के समाजशास्त्रीय परिषद के वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्ष के नाते व्याख्यान देना था। वे व्याख्यान तो नहीं दे पाए, उससे पहले ही वो व्याख्यान नहीं दे पाए, लेकिन अपना पर्चा जो कि शोध पत्र था तैयार किया, जिसे बाद में कि अमेरिकन सोशियोलॉजिकल रिव्यू में प्रकाशित किया गया। उसमें कहा कि प्रतीकात्मक अंत्यक्रियावाद में महत्वपूर्ण तथ्य रूबरू होने वाली सामाजिक अंत्यक्रियाएं ही होती हैं। कि अमेरिकन सोशियोलॉजिकल रिव्यू में इनका एक पेपर पब्लिश हुआ जिसमें इन्होंने भौतिक क्रियाओं के बारे में बताया कि भौतिक क्रियाओं में दो व्यक्तियों के बीच किस प्रकार से आमने सामने की उपस्थिति में जो वार्तालाप होता है, अंत्यक्रिया होती है, वो किस प्रकार से होती है। इसमें उनका जो अध्यक्ष भाषण था उसका रिव्यू भी छपा था, जिसमें कि अंत्यक्रिया को एक ऑर्डर में रखा गया, एक क्रम में रखा गया कि उन्होंने कौन कौन सी बात की, उन बातों को 5 रूप प्रदान कर उसे छापा गया। पहली बात कौन सी, देखो अब तक जो था वो क्लियर हो गया तुम्हारा कि तुम्हें क्वेश्चन कैसे तैयार करना है। अब अंत्यक्रिया क्रम को 5 क्रमों में उन्होंने दर्शाया। ये 5 क्रम कैसे कैसे हैं? व्यक्ति,
पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति सभी से संपर्क करता है, तीसरा मुठभेड़, मुठभेड़ के बाद मंच अभिनय और मंच अभिनय के बाद सामाजिक प्रसंगों का अनुष्ठान। अब इन्हें क्लियर करते हैं कि व्यक्ति क्या है। इनमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, समूह हो सकता है, भीड़, कतार या ये सभी व्यक्ति सम्मिलित हो सकते हैं। किसमें? अंतःक्रिया में। अंतःक्रिया की बात कर रहे हैं गॉफमैन। फिर इनका एक दूसरे का संपर्क का माध्यम क्या होगा? इसके कई माध्यम होते हैं। जैसे सामान्य माध्यम तो यह है कि शारीरिक रूप से व्यक्तियों का संपर्क होता है कि अगर मैं आपके सामने हूँ तो हमारा संपर्क हो रहा है। फिर दूसरा हुआ टेलीफोन के जरिए हो सकता है, ठीक है, जैसा कि अभी हम फ़ोन पर क्लासेस ले रहे हैं, क्लासेस कर रहे हैं तो हमारी अंतःक्रिया हो रही है। फिर है लेख के द्वारा, कि पत्रों के द्वारा, कि लेख भी लिखे जा सकते हैं, पत्र भी लिखे जा सकते हैं। और अगला कम्युनिकेशन हुआ किसके द्वारा? सिनेमा के द्वारा, कि हमने सिनेमा के द्वारा क्या सीखा। कई बार बहुत सारी गोलियां भी चलती हैं, कई सारे बम विस्फोट भी होते हैं, कई बार चोरी वाली मूवीज़ भी दिखाई जाती हैं। तो कई उदाहरण तो सोसाइटी में ऐसे देखने को मिले कि चोरों ने चोरी की और बाद में पता चला कि हमने उस मूवी में इस तरह की चोरी देखी थी और हमने वहाँ पर चोरी करना सीखा। तो इस तरह से जो संपर्क होते हैं, संपर्कों के माध्यम हमें चीज़ें सीखने के माध्यम कौन कौन से होते हैं? तो ये सारे माध्यम हमारे सीखने के होते हैं, अंतःक्रिया करने के माध्यम। तीसरा मुठभेड़। जब मुठभेड़ का मतलब मिलन होता है किसी से, तो इसमें ऐसा नहीं कि किसी की लड़ाई हो रही है, मुठभेड़ हो रही है, बस मिलन की बात। इसमें मौखिक संचार होता है। भाई जब आप 2 सहेलियां मिलेंगी तो क्या करेंगी? बहुत सारी ढेर सारी बातें रुकी हुई होंगी, वो करेंगी। मुठभेड़ करने वाले पारस्परिक रूप से एक दूसरे के प्रति सरोकार रखते हैं। 2 सहेलियां जब आपस में एक दूसरे को जानेंगी तभी तो इतनी सारी बातें करेंगी। इनमें हम की भावना होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मंच अभिनय। इसमें दर्शकों या श्रोताओं के सामने जो भूमिका है उसका निष्पादन किया जाता है, इसी कारण इसे अभिनय कहते हैं। इसके अंतर्गत व्याख्यान, प्रतियोगिता, औपचारिक मिलन, नृत्य या संगीत की प्रस्तुति भी होती है। कि यदि कोई बच्चा बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन कर रहा है या फिर नृत्य कर रहा है या फिर अच्छा गाना गा रहा है या प्रतियोगिता में फर्स्ट आ रहा है, तो उसे जब प्राइज़ मिलता है या फिर प्रेजेंटेशन होती है तो उसको सारा का सारा कॉलेज उस बच्चे को जान जाता है। तो ये फ़ायदा उसका होता है अभिनय, मंच अभिनय करने का। नेक्स्ट आता है सामाजिक प्रसंगों का अनुष्ठान। तो सामाजिक प्रसंग कौन से? सामाजिक अवसर, प्रसंगों आदि अवसरों में जिनमें व्यक्ति सामूहिक रूप से भागीदारी करते हैं, मिलते जुलते हैं। ऐसे प्रसंग कौन कौन से होते हैं? जैसे शादी ब्याह, जन्मदिन, तिथि त्योहार, जैसे कि होली दिवाली, ये तिथि त्योहार होते हैं। यह ऐसे अनेक अवसर होते हैं जब बहुत बड़ी संख्या में लोग एक दूसरे के साथ अंतःक्रियाओं की अवधि लंबे समय की भी हो सकती है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा ड्रामेटोलॉजी अकॉर्डिंग टू एथनोमैथोलॉजी, फिनोमेनोलॉजी और ये अंतःक्रिया सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। कई बार मैं इसका बिल्कुल शॉर्ट रूप बता चुकी आपको, उस रूप में आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ठीक है। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट लगे तो पूछ सकते हैं, बाद में पूछ लेना या आप पूछ लो, ठीक है। अच्छे से आराम से सोचो और तब पूछ लेना, ठीक है। और जो भी वीडियो, ओके ओके ओके, बाय बाय, गुड नून, बाय। करो अपनी पढ़ाई करो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो, गुड बाय।